गप्पू हाथी और उसका परिवार। एक बार की बात है, सोनपुर नामक एक गांव हुआ करता था। गांव से सटा एक बड़ा सा जंगल था जहां बहुत से जानवर रहते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल की कटाई लकड़ियों के व्यापार के लिए होने लगी और बहुत सारे जानवर जंगल छोड़कर चले गए। सोनपुर काफी हरा भरा हुआ करता था, जिसके कारण बारिश भी खूब होती थी। गांव वालों ने बहुत सारे तालाब बना रखे थे जिसमें कि बारिश का पानी जमा रहता। पर पेड़ों की कटाई के कारण धीरे धीरे हर साल बारिश कम होने लगी और छोटे मोटे तालाब सूख गए। सोनपुर में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें पिछले कुछ सालों से हाथी का परिवार गर्मियों के समय नहाने आया करता था। जब पहली बार हाथी नजर आए तो गांव वाले थोड़े डर गए, मगर फिर उन्होंने देखा हाथी बस गर्मियों में तालाब का आनंद लेने आते हैं। राजू और उसके दोस्तों ने उस हाथी के परिवार से दोस्ती भी कर ली थी और उनका नाम गप्पू हाथी रखा था। दोस्तों, हमारी गर्मी की छुट्टियां कब से हैं? शायद अगले हफ्ते शुरू होंगी, पर क्यों? अरे राजू को हाथियों के साथ तालाब में खेलने का बेसब्री से इंतजार है भाई। वो तो मुझे भी है। पर दोस्तों, हर साल बारिश की कमी के कारण तालाब में पानी कम होता जा रहा है। अरे तू चिंता मत कर, अभी बहुत पानी है। कहीं न कहीं राजू को पता था कि तालाब का पानी हर साल बारिश की कमी और तेज गर्मी के कारण सूख जाएगा। देखते ही देखते गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई और एक दिन राजू और उसके दोस्तों ने देखा गप्पू हाथी और उसका परिवार तालाब में नहा रहे हैं। फिर क्या था, सारे दोस्त तालाब में हाथियों के साथ नहाने और खेलने चल पड़े। गप्पू हाथी की एक पत्नी और 3 बच्चे थे। राजू और उसके दोस्त कभी हाथी की पीठ पर बैठकर सवारी करते तो हाथी कभी अपनी सूंड में पानी भरकर उन्हें नहलाता। गप्पू हाथी और उसका परिवार राजू और उसके दोस्तों के साथ खूब मजे करता। राजू और उसके दोस्त हाथियों के लिए रोज कुछ न कुछ खाने को भी ले जाया करते थे, जिससे कि हाथियों को गर्मी में इधर उधर भटकना न पड़ता। खेलकूद में गर्मियां खत्म हो गई और गप्पू हाथी और उसका परिवार भी वापस जंगल की ओर लौट गए। गर्मियों में जरा भी बारिश न होने के कारण तालाब का पानी और अधिक सूख गया। राजू हर रोज तालाब के पास जाता और सोचता कि एक दिन ये तालाब भी बाकी छोटे तालाबों की तरह सूख जाएगा। फिर गप्पू हाथी और उसका परिवार भी यहाँ कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, आज मैंने न्यूज़ में देखा है कि हमारे क्षेत्र में इस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं होने के आसार हैं। अगर ऐसा हुआ तो तालाब में कीचड़ के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। हमें उस तालाब को बचाना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक तरकीब आ रही है। तुम लोगों को गांव के पास वाली नदी के बारे में पता है ना? हाँ, क्यों? क्यों ना हम नदी से एक पानी का रास्ता तालाब तक ले आए? राजू, ये हमारे बस का नहीं है भाई। बिल्कुल है। नदी जिस जमीन पर है वो तालाब की जमीन से ऊपर है। हमें तो बस पानी का रास्ता बनाना है, बाकी पानी तो खुद ही उस रास्ते से तालाब में भर जाएगा। नदी कितनी दूरी पर होगी? शायद 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा। अगर हम अभी से रास्ता बनाना शुरू कर दे तो शायद अगले महीने गर्मी आने तक वो रास्ता बनकर पूरा तैयार हो जाए। सही कहा। तो फिर हम आज से ही इस काम को शुरू कर देंगे। बस फिर क्या था, राजू और उसके दोस्तों ने नदी से एक पतली धारा निकालने के लिए तालाब की ओर से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हर रोज राजू और उसके दोस्त खुदाई करने और मिट्टी उठाने का सामान लाकर शाम को रास्ता बनाने का काम किया करते। पर अचानक से ठंड बहुत बढ़ गई, जिसके कारण छोटी और भोलू को जुकाम हो गया और वो काम पर नहीं आ सके। एक दिन शाम को राजू, हमारा काम तो सही चल रहा है, मगर हमारी रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, ऐसे में तो अगले गर्मियों तक हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। छोटी और भोलू के आने के बाद एक बार फिर से काम जोर शोर से चलने लगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और लगभग आधा रास्ता तैयार हो गया। पर अब नई मुश्किल ये थी कि राजू और उनके दोस्तों की परीक्षा आने वाली थी, जिसके कारण सब लोग कुछ हफ्तों तक काम पर नहीं आ सके। परीक्षा खत्म होते ही एक बार फिर सभी बच्चे काम पर लग गए। बारिश न होने के कारण तालाब का पानी काफी हद तक सूख गया था। अगर नदी का पानी तालाब में नहीं दिया गया तो तालाब का सूख जाना निश्चित हो गया था। अब गर्मी का मौसम आने में सिर्फ 2 हफ्ते थे और लगभग 300 मीटर का रास्ता और तय करना था। रास्ता बनाने की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई थी। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर होने के कारण रास्ता बनाना मुश्किल होने लगा था और उसके दोस्तों को कई चोटें भी लगी, पर उनका हौसला अब भी बुलंद था। देखते ही देखते दिन बीत गए और गर्मी आने में बस हफ्ता भर का समय बचा था।
पर अभी 100 मीटर का रास्ता तय करना बाकी था। बच्चों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और काम पे लग गए। एक दिन राजू और उसके दोस्त रास्ता बनाने का काम कर रहे थे। अचानक खुदाई करते करते उन्हें जमीन के अंदर एक विशाल पत्थर गड़ा हुआ मिला। बच्चे उस पत्थर को हटाने में लग गए। 1-2 घंटे की कोशिश के बाद भी पत्थर टस से मस न हुआ और सभी दोस्त वहीं थक हार कर बैठ गए। राजू, अब क्या करें? इतनी मेहनत से नदी के इतने करीब आ गए, पर ये पत्थर कैसे हटेगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या इतनी मेहनत बेकार हो गई? अरे वो देखो, गप्पू हाथी और उसका परिवार हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे ये इस साल जल्दी कैसे आ गए और इन्हें हमारी जगह का कैसे पता चला? गप्पू हाथी और उसका परिवार आते ही खुशी से इधर उधर नाचने लगे। बच्चों ने हाथियों को गले लगा लिया। राजू ने इशारे से गप्पू हाथी को वो पत्थर हटाने को कहा। गप्पू हाथी ने उस पत्थर को एक झटके में हटा दिया। बस फिर क्या था, बच्चे और हाथी ने मिलकर उस दिन नदी से तालाब का रास्ता पूरा कर दिया और एक दफा फिर से तालाब में लबालब पानी भर गया। राजू और उसके दोस्तों ने हाथियों के साथ खूब मस्ती की। एक समय की बात है, गांव में एक जादूगर रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बचपन से ही जादू की दुनिया में रुचि रखता था और वो हमेशा नए नए जादू ट्रिक सीखता रहता था। उसके पास एक विशेष जादू की किताब भी थी जिससे उसने अनेक प्रकार के जादू सीखे थे। राजू के गांव में लोग उसे बचपन से ही जादूगर के रूप में जानते थे। वो हमेशा लोगों को मुस्कुराता देखना चाहता था, इसलिए वो अकेले अकेले अपने जादू का प्रदर्शन करता रहता था। लोग उसके जादू में बहुत दिलचस्पी दिखाते थे और उसकी चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक दिन राजू गांव के सरपंच के घर गया। वहाँ घर के बाहर उसे सरपंच की बीवी मिली। अरे क्या हाल है चाची, घर में सब कुशल मंगल तो है? नहीं बेटा राजू, कहाँ कुछ ठीक है। सरपंच जी 1 सप्ताह से बीमार हैं। अरे क्या हुआ उन्हें? आजकल दिखते भी नहीं है बाहर। तबीयत उनकी बहुत खराब है, उनसे उठा तक नहीं जा रहा। आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं क्या उन्हें? गई थी, कितनी बार घूम कर आई हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है उन्हें। और इतना बोलकर उनकी बीवी रोने लगती है। राजू ये देखकर उदास हो जाता है। क्या आप उनसे मुझे मिला सकती हैं? आ जाओ, अंदर देख लो उन्हें। सरपंच डर से करहा रहा होता है। राजू उनकी हालत देखकर उदास हो जाता है और फिर कुछ सोचने लगता है। क्या सोच रहे हो राजू बेटा? इनका इलाज मैं कर सकता हूँ चाची। वो कैसे? मैं अपने जादू से एक औषधि बना सकता हूँ, शायद उससे सरपंच जी ठीक हो जाए। सरपंच की सेवा के लिए उसकी मदद करने का राजू ने फैसला किया। राजू ने अपने जादू से एक औषधि बनाई और उसे सरपंच को पिलाई। कुछ ही दिनों में सरपंच की सेहत में सुधार होने लगा और वो ठीक हो गए। सरपंच ने राजू की मदद के लिए उसे धनराशि दी और उसकी महानता की प्रशंसा की। इसके बाद राजू की ख्याति और भी बढ़ गई। उसके पास लोग जादू के लिए आने लगे और वो उनकी मदद करने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया और उसमें एक जादूगर का प्रदर्शन भी होने वाला था। लोग मेले में राजू से उस जादूगर के प्रदर्शन की तुलना करने लगे। राजू बाजार से गुजर रहा था कि उतने में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। राजू बेटा, तुमने वो मेले वाले जादूगर को देखा है क्या? वो बिल्कुल तुम्हारी तरह जादू करता है। मेरी तरह जादू? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आसपास के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो तुमसे बेहतर है। हाँ, हो सकता है। ठीक है चाचा, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है, लेकिन राजू सोच में पड़ जाता है। राजू को ये सुनकर बुरा लगा कि लोग अब उसकी मेहनत की तुलना मेले में आने वाले जादूगर से कर रहे थे। वो निराश हो गया और सोचने लगा कैसे वो लोगों का मन फिर से जीत सकता है। एक दिन राजू गांव के बगीचे में बैठा था और सोच रहा था कि कैसे वो लोगों के दिल में फिर से जादू कर सकता है। तभी उसके सामने एक छोटी सी लड़की आई और उसने पूछा, क्या आप मुझे जादू सिखा सकते हो? राजू ने छोटी सी लड़की की ओर देखा और उसकी आंखों में उसे अपनी पहचान की छाया दिखी। उसने सोचा कि शायद छोटी सी लड़की के साथ जादू सिखाकर वो लोगों के दिलों में अपनी जगह फिर से बना सकता है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें जादू जरूर सिखाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या है वो? इस जादू को तुम लोगों की मदद के लिए और उन्हें खुश करने के लिए इस्तेमाल करोगी। हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं जादू को दूसरों की भलाई और लोगों की मदद के लिए ही करूँगी। राजू ने छोटी सी लड़की को एक पुरानी जादू की किताब दी और उसके साथ समय बिताने लगा। छोटी सी लड़की ने धीरे धीरे जादू सीखना शुरू किया और राजू उसे प्रेरित करता रहा। मेले के दिन लोग बड़े उत्साह से उस छोटी सी लड़की के जादू की प्रदर्शनी की ओर बढ़े। छोटी सी लड़की ने राजू के सिखाए जादू को बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया
और लोग भौचक्का रह गए। मेले के बाद लोग राजू के पास आकर उसे बधाई देने लगे। उन्होंने समझाया कि जादूगर का मतलब विशेष ट्रिक सिखाने से ज्यादा लोगों को खुश और हंसते देखना होता है। उसने बताया कि जादू का सच्चा अर्थ होता है दूसरों के दिलों में खुशी और आनंद लाना। छोटी बच्ची राजू के पास आती है। गुरुजी, क्या मैंने आपका नाम ऊंचा किया? तुमने मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। मैं और बड़े बड़े काम करना चाहती हूँ। मैं आपका और मेरा दोनों का नाम पूरी दुनिया तक फैलाना चाहती हूँ। अभी तो ये शुरुआत है। तुम्हें अभी मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा जिससे तुम बहुत बड़ी जादूगर बन जाओगी। और मैं हमेशा याद रखूंगी कि ये सारा जादू मैं अच्छे कामों में इस्तेमाल करूं। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। राजू उसे गले लगा लेता है। राजू ने ये सीख लिया कि असली जादू वो होता है जो दूसरों में अपनापन पैदा करता है। उसने देखा कि छोटी सी लड़की के साथ समय बिताने से उसका दिल खुशी से भर गया था। एक बार की बात है, हरीलाल नामक एक व्यापारी हुआ करता था। हरीलाल सालों से मछली पालन का व्यापार करता था। वो मछलियों को बाकी सप्लायर्स के मुकाबले कम दाम पर बेचा करता, जिससे कि वो भारी मात्रा में मछलियों का निर्यात करता और अच्छा खासा मुनाफा कमाता। उसकी ये हरकत से बाकी व्यापारी बड़े नाराज रहते थे। उन्हीं व्यापारियों में से एक था विकास, जिसकी हरीलाल से दुश्मनी बाकियों के मुकाबले थोड़ी पुरानी और गहरी थी। एक दिन, पिताजी, आपका धंधा कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। आज अचानक मेरे धंधे में दिलचस्पी कैसे आ गई? हाँ, वो तो मछलियों वाला तालाब सूखा देखा तो पूछने की इच्छा हुई। क्या हमारा मछलियों वाला तालाब? हाँ। अरे, ऐसे कैसे सूख गया? हरीलाल तुरंत तालाब की ओर भागा। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा तालाब में ना तो पानी बचा है और ना ही मछली। हरीलाल तुरंत समझ गया ये किसी ने जानबूझकर किया है। आसपास पूछने पर कुछ लोग जिनके घर तालाब के पास हैं, उन्होंने बताया कि कल देर रात तक कुछ गाड़ी और मोटर चलने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर हरीलाल का शक यकीन में बदल गया। उसने तालाब के पास रह रहे मंगलू हलवाई को तालाब की देखरेख करने का जिम्मा दिया। देख मंगलू, तालाब के आसपास कोई भी गड़बड़ दिखे तो तुरंत ही मुझे फोन करना। जरूर हरीलाल, तुम चिंता मत करो। हरीलाल ने मंगलू को देखरेख करने के लिए कुछ पैसे भी दिए। तालाब के सूखने और मछलियों के चोरी हो जाने पर हरीलाल को नुकसान हुआ, जिसके कारण वो हर बार की तरह मछलियों को कम दाम पर सप्लाई न कर सका। उधर विकास और उसके साथियों ने भारी मात्रा में मछली को ज्यादा दाम पर बेचा और मोटा पैसा कमाया। देखा तुम सबने, ये हरीलाल को रास्ते पे कैसे लाया? अरे मानना पड़ेगा, ये हरीलाल ने नाक में दम कर रखा था। अब कुछ दिन शांत रहेगा वो, तब तक अपना फायदा चलता रहेगा। मंगलू को देखरेख पर रखने से तालाब में गड़बड़ी तो रुक गई, पर एक नई समस्या सामने आ गई। गर्मी का मौसम था और इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से तालाब का पानी गर्म होने लगा, जो मछलियों के लिए नुकसानदेह था। तालाब में मछलियों की तादाद बढ़ने की बजाय कम होने लगी। अभी हरीलाल पिछले नुकसान से ही जूझ रहा था कि ये एक नई समस्या उसके सामने आ गई। उधर विकास और बाकी व्यापारी हरीलाल की हालत का फायदा उठाकर बाजार से मोटा पैसा कमा रहे थे। इन सब समस्याओं से निकलने के लिए हरीलाल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। हरीलाल ने गांव के एक जमींदार से ढेर सारा पैसा उधार पर ले लिया। तुम्हारी जगह कोई और होता हरीलाल तो शायद मैं उधार ना देता, पर तुम भले आदमी हो और मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीलाल बड़ा व्यापारी था तो जमींदार ने भी पैसे देने से मना नहीं किया। बस फिर क्या था, हरीलाल ने उन पैसों से एक बड़ी सी जमीन ली और उस पर एक बड़ा सा हॉल बनवाया। पिताजी, बड़े से हॉल में क्या करोगे आप? बेटा, मौसम की मार से बचने के लिए मैं इस हॉल के अंदर छोटे छोटे सीमेंट ईंट के तालाब बनवाऊंगा, जिसमें कि मछलियां आराम से रह सके और उनकी संख्या भी बढ़ सके। आइडिया तो काफी अच्छा है। हरीलाल ने जैसा कहा वैसा ही किया। हॉल के अंदर छोटे छोटे तालाब बनवाए और उनमें मछलियों को पालने लगा। धीरे धीरे करके हरीलाल के यहाँ भी मछलियों का उत्पादन बढ़ने लगा। लगे हाथ हरीलाल ने भी जमींदार का कर्ज धीरे धीरे करके देना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, मगर ये बात विकास और उसके साथियों को बहुत खटक रही थी। ये हरीलाल का बच्चा बहुत उड़ रहा है। मैंने तो सुना है कि उसने मछलियों के लिए एक बड़े से हॉल के अंदर तालाब भी बनवाया है। इसका पिछली बार की तरह कुछ इलाज करना होगा। इस बार क्या करोगे? बस देखते जाओ। विकास और रमेश ने कुछ लोगों को पैसे देकर हरीलाल की मछलियों को बर्बाद करने का प्लान समझा दिया और अगले ही दिन रात के ठीक 2 बजे
उन बदमाशों ने प्लान के मुताबिक गांव के ट्रांसफार्मर से जा रही बिजली वाली तार को काट दिया, जिसके कारण पूरे गांव की बिजली चली गई और हर जगह अंधेरा छा गया। फिर वो बदमाश चुपके से हरीलाल की मछलियों वाले हॉल में गए और ताले को मशीन से पिघलाकर अंदर घुस गए। कुछ तालाबों से उन्होंने मछलियाँ चोरी कर ली और बचे कुछ 1-2 तालाब में जहर डाल दिया। निकलने से पहले बदमाशों ने बिजली के तार वापस जोड़ दिए और भाग खड़े हुए। अगले दिन जब हरीलाल मछलियों का जायजा लेने के लिए हॉल के पास पहुंचा, तो देखा हॉल के गेट का ताला टूटा हुआ है। वो तुरंत अंदर भागा और देखा बस एक तालाब को छोड़कर सारे तालाब से मछलियाँ गायब हैं। उसकी आंखें नम हो गईं। जमींदार का कर्ज उसके दिमाग में घूमने लगा। उसने सब कुछ बेचकर कर्ज चुकाने का मन बना लिया था। बचे हुए एक तालाब से जिसमें मछलियाँ थीं, उसमें हानिकारक केमिकल की गंध आ रही थी। हरीलाल ने जहरीला पानी मोटर ऑन करके निकाला और बाहर फेंक दिया। बाकी जो मरी हुई मछलियाँ थीं, उन्हें भी उठाकर एक झोली में रखने लगा। अचानक उसके हाथ से एक मछली फिसलकर गिर गई। मछली के गिरने पर एक ऐसी आवाज आई जैसे मानो कोई धातु की चीज गिरी हो। हरीलाल ने मछली उठाकर देखा। उसे दबाने पर मछली बेहद सख्त महसूस हुई। हरीलाल को बड़ा अजीब लगा। उसने मछली को खरोच कर देखा। ऊपर की परत हटने पर अंदर से मछली सोने की बन चुकी थी। हरीलाल ये देखकर दंग रह गया। उसने बची कुची मछलियों को भी खरोच कर देखा तो पाया सारी मछलियाँ सोने की बन गई हैं। उसे अब भी भरोसा न हुआ। वो दूर के एक सुनार के पास गया तो अब पता चला मछलियाँ सच में सोने की हैं। अब तो हरीलाल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भगवान को ऊपर देखकर प्रणाम किया और वापस ईमानदारी से तरक्की की राह पर चल पड़ा। रामपुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और बेटे लालू के साथ रहता था। गांव में उसका खिचड़ी का एक स्टॉल था। उसकी पत्नी सुनीता जल्दी सुबह उठकर उसे गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर देती और वो गांव में अपना ठेला लगाकर उस खिचड़ी को पूरा दिन बेचता। गांव वालों को उनकी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी, इसलिए शाम होने पर सारी खिचड़ी खत्म हो जाती। सुरेश की खिचड़ी बहुत अच्छी तो थी ही, पर वो स्वभाव का भी बहुत अच्छा था। उसके ठेले पर कोई भी भूखा जरूरतमंद उससे खाना मांगता तो वो उसे मुफ्त में ही उसे खाना दे देता। एक दिन सुरेश के ठेले पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसे देखकर लग रहा था मानो वो कई दिन से भूखा हो। इस भूखे को खाना खिला दो भैया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मुझे खाने को दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे आप एक काम करिए, ये मेरे टेबल पर बैठ जाइए। आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लाता हूँ। सुरेश उस बूढ़े के लिए खिचड़ी गरम करता है और वो व्यक्ति उन खिचड़ी को खाकर बहुत खुश होता है और सुरेश को कहता है, तुम तो एक नेक इंसान हो बेटे। तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है। तुमने आज पुण्य का काम किया है। तुम्हारी इस अच्छाई का फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। तुम देखना, भगवान तुम्हें जल्द ही ढेर सारी खुशियां देगा। धन्यवाद दादाजी, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। मेरे लिए यही बहुत है। ये लीजिए, मैंने आपके लिए और एक प्लेट खिचड़ी पैक कर दी है। जब भी आपको भूख लगे तब खा लेना। बूढ़ा व्यक्ति यह देखकर बहुत खुश होता है और सुरेश को उनकी नेक दिली के लिए इनाम के रूप में उसे एक पोटली देता है और सुरेश को कहता है कि बेटा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन तुम ये पोटली मेरी ओर से भेंट समझ कर रख लो। अरे दादाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे इस पोटली में क्या है? इसे रख लो बेटा। इसमें तुम्हारे मुश्किल समय में काम आने वाली चीज है। जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तब इसे खोलना, तुम्हारा बुरा वक्त तुरंत ही चला जाएगा। ठीक है दादाजी, आप इतना कह रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूँ और वादा करता हूँ जब इसका टाइम होगा तभी मैं इसे खोल कर देखूंगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तुम जितनी लोगों की मदद करोगे, एक दिन भगवान तुम्हें उतना ही आगे ले आएगा। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सुरेश को बहुत अच्छा महसूस होता है और वो बड़े ही प्यार से उस पोटली को अपनी पत्नी को घर आकर देता है और उसको उस दादाजी के बारे में बताता है और उसकी पत्नी उसे संभाल कर रख देती है। अगली सुबह सुरेश फिर से हर रोज की तरह ही अपनी आमदनी बढ़ाने निकल जाता है। देखते ही देखते कई दिन और कई महीने गुजर जाते हैं और अब गांव में सुरेश की तरह और भी खिचड़ी बेचने वाले आ जाते हैं। इन सब की वजह से सुरेश का धंधा अब मंदा हो गया था और सुरेश के सर पर घर का राशन और लालू की पढ़ाई के पैसे भी खत्म होने को थे। एक दिन सुरेश अपना दुखी चेहरा लेकर घर आता है। सुरेश को इतना दुखी देखकर सुनीता उनसे पूछती है, अरे आपने इस तरीके से अपना मुंह क्यों लटकाया है जी?
क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बताइए मुझे, क्या बात है? क्या बताऊं सुनीता, तुम तो जानती हो बाजार में अब बहुत सारे दुकानदार आ गए हैं, जिसके कारण हमारी कुछ खास कमाई नहीं हो रही। आज भी खिचड़ी खराब ना हो, इसलिए मुझे खिचड़ी सबको मुफ्त में बांटनी पड़ी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बड़ी सी दुकान खोल सकूं। अब तो एक ही रास्ता है, क्यों ना मैं किसी के यहाँ बर्तन मांजने का काम करूं। इससे घर में खाने के लिए और खिचड़ी बेचने के लिए कुछ पैसे भी आ जाएंगे। नहीं नहीं सुनीता, घर में एक पुरुष के होते हुए किसी स्त्री को काम पर जाने की जरूरत नहीं। मैं हूँ तब तक तुम्हें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं। मैं ही किसी और के यहाँ नौकरी करने चला जाऊंगा, ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा चिंता मत करिए जी, भगवान बुरे वक्त में सबकी मदद करता है और वो हमें भी कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। है माँ और पिताजी, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे बुरे दिन मिटा दे। वो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और तभी लालू की नजर उस पोटली पर पड़ती है। अरे पिताजी, ये देखिए, ये पोटली किसकी है और इसमें क्या है? अरे हाँ लालू, ये तो उस दादाजी ने मुझे दी थी। सुनीता, मैंने तुम्हें बताया था ना उस दादाजी के बारे में। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हो, तभी इसे खोलना और तुम्हारे सारे बुरे दिन चले जाएंगे। हाँ, अब जल्दी से इसे खोलिए तो शायद इसमें से कोई सोने की चैन निकल आई तो हमारा नसीब खुल जाए। सुरेश उस पोटली में देखता है और शॉक रह जाता है। उसके हाथ में से वो पोटली सुनीता ले लेती है और वो भी शॉक हो जाती है। अरे माँ और पिताजी, मुझे बताए ना क्या है उस पोटली में। मुझे भी तो जानने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। अजी, ये तो खिचड़ी में डालने वाला मसाला है, इसका हम क्या करेंगे? खामखा हमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। हाँ सुनीता, थोड़ी देर के लिए हम लालच में आ गए थे। कोई बात नहीं, छोड़ो इन सबको। अब कल इसे मुझे खिचड़ी में डाल कर दे देना। अगर कल धंधा नहीं हुआ तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। अगले ही दिन सुरेश सुबह होते ही अपनी मसाले वाली खिचड़ी को लेकर निकल जाता है। सुरेश के ठेले के साइड में 2 लोग खड़े हुए थे और बात कर रहे थे। अरे मुकेश, चलना, आज हम इस सुरेश की खिचड़ी टेस्ट करते हैं। रोज रोज एक ही जगह खा के परेशान हो गए हैं, अब खिचड़ी का कोई अच्छा स्वाद भी नहीं आता। शायद सुरेश की खिचड़ी में कोई स्वाद मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ रमेश, ये सुरेश की खिचड़ी थोड़ी महंगी भी है, शायद कुछ अच्छा स्वाद मिल जाए तो। वो दोनों उस खिचड़ी को खाते हैं और उसे खाकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसे खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगे और सबको इकट्ठा करके खिचड़ी की तारीफ करने लगे। सबने उनकी बात मान ली और खिचड़ी को खाने लगे और वो भी खिचड़ी की तारीफ करने लगे। थोड़ी ही देर में खिचड़ी खत्म हो गई और पूरे महीने में जितनी कमाई नहीं हुई उतनी आज आधे ही दिन में उसकी कमाई हो गई। उसने सोचा कि अभी आधा दिन और है तो वो दोबारा घर जाकर खिचड़ी लेकर आता है और आज ही ज्यादा कमाई कर लेता है। फिर वो घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही सुरेश, अरे सुनीता, ओ सुनीता, जरा मुझे और खिचड़ी देना तो। आज जितनी खिचड़ी ले गया वो सबको बहुत अच्छी लगी। जरूर ये उस दादाजी के मसाले का असर है और ये तो जादुई खिचड़ी है जी, क्योंकि मैंने जिस बर्तन में खिचड़ी बनाई थी वो बर्तन अब खाली ही नहीं होता। खिचड़ी निकालने पर और खिचड़ी आ जाती है उसमें। अरे वाह, लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन चले जाए। लाओ, मुझे जल्दी से वो बर्तन ही दे दो, वही लेकर मैं बेचने चला जाता हूँ। सुरेश उस बर्तन को अपने कंधे पर रखकर फिर से बाजार जाता है कि तभी रास्ते में उसे एक अपाहिज लड़का मिलता है। अरे मालिक, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ये मेरा एक पैर भी मुड़ा हुआ है जिसके कारण कोई मुझे काम पे भी नहीं रखता। सुरेश मन ही मन सोचता है, मैं इस बच्चे को थोड़ी खिचड़ी दे दूंगा तो कम तो होने नहीं वाली। थोड़ी सी खिचड़ी दे ही देता हूँ बेचारे को। सुरेश उसे थोड़ी खिचड़ी दे देता है। वो लड़का जैसे ही खिचड़ी खाता है वैसे ही उनका पैर ठीक हो जाता है। ये देखते ही सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे मालिक, आपने तो मुझे ठीक कर दिया। ये खिचड़ी तो जादुई है, जादुई। सुरेश को तुरंत ही समझ आ गया कि खिचड़ी जादुई है और वो उस लड़के से कहता है, लड़के, जाओ गांव में सबको बता दो, इस खिचड़ी को जो भी खाएगा उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और सबको बता देना अब ये खिचड़ी के भाव भी बढ़ चुके हैं। सुरेश अब खिचड़ी को ज्यादा दाम पर बेचने लगा और वो लड़का भी अब सुरेश की बातें गांव-गांव में करने लगा, जिससे सुरेश के यहाँ खिचड़ी खाने वाले लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। कुछ ही दिनों में उसका नाम गांव-गांव में फैलने लगता है और वो फेमस हो जाता है। गांव के कई बीमार लोग उसकी खिचड़ी खाकर ठीक हो जाते हैं और अब तो सारे हॉस्पिटल के दर्दी भी सुरेश के यहाँ खिचड़ी खाने आने लगते हैं।
देखते ही देखते वो जादुई खिचड़ी बेच के गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब तो उसने एक बड़ा सा होटल भी खोल लिया था और ज्यादा दाम पर बेचने से वो पैसे भी ज्यादा कमा रहा था। अब तो उसे इतना घमंड आ जाता है कि वो किसी गरीब को मुफ्त में भी अपनी खिचड़ी नहीं देता। एक दिन एक बूढ़े पति पत्नी आते हैं और दादी जी कहती है कि अरे बेटा, 4 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनकर सुरेश आग बबूला हो जाता है और उसे कहता है, मैंने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है क्या कि कोई भी मुंह उठाकर चला आता है। अगर ऐसी तरह मैं तुम सबको मुफ्त में बांटता रहूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या, पैसे कहाँ से लाऊंगा। अरे बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति ने तो कहा था तुम एक नेक दिल इंसान हो। उसने कहा था कि तुमने उसे एक दिन मुफ्त में खाना देकर उनकी मदद की थी। हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमें कुछ तो खाने को दे दो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो किसी से भीख मांग कर लाओ या कमा कर लाओ। मैं मुफ्त में तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगा। आप बोलते क्यों नहीं? आप बताइए ना, उस दिन आपको इसी ने खाना खिलाया था ना। ये तो बहुत बदतमीज है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई थी। ये नेक दिल इंसान नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर सुरेश उस आदमी को देखता है और उसे याद आता है कि उसी आदमी के कारण आज वो धनवान है। उसी ने तो उसको वो मसाले की पोटली दी थी जिसे ये जादुई खिचड़ी बन पाई है। मैं तो समझता था कि तुम आज भी एक नेक दिल इंसान होंगे जैसे कि पहले थे, लेकिन पैसे की वजह से तुम अंधे और अहंकारी हो गए हो। लेकिन याद रखना बेटे, जो तुम्हें धनवान बना सकता है वो एक ही पल में तुम्हारे पास से सब कुछ छीन भी सकता है। चलो भाग्यवान, यहाँ से चलते हैं। दादाजी की बात सुनकर भी सुरेश को कोई पछतावा नहीं होता। वो अब किसी भी गरीब की मुफ्त में मदद नहीं करता और थोड़े दिन ही उसका होटल अच्छा चलता है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसका अच्छा खासा काम बिल्कुल ही ठप पड़ जाता है और पूरे दिन में कोई भी उसके होटल में नहीं आता और कुछ ही समय में लेनदारों को पैसे चुकाने के चक्कर में उसे वो होटल बंद करना पड़ता है। ऐसे ही उसके सारे बचत किए पैसे खत्म हो जाते हैं। अब उसकी परिस्थिति पहले की तरह हो गई और पैसों की तंगी होने लगी और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान से अपने पापों को प्रायश्चित करने का एक मौका मांगता है। फिर वो निराश होकर सो जाता है और अगले दिन अपनी पत्नी के गहने को बेचकर फिर से खिचड़ी का ठेला लगाता है। लेकिन कोई भी उसकी खिचड़ी खाने नहीं आता कि तभी एक दिन उसे बाजार में वही बूढ़ा इंसान दिखाई पड़ता है। सुरेश तुरंत ही दादाजी के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी उसे उठाता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी भी व्यक्ति को मदद के लिए मना मत करना। तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर ही मैंने तुम्हें वो मसाले की पोटली दी थी। लेकिन पैसा आते ही तुम भी बाकी सब की तरह अहंकारी हो गए। और ये जरूर याद रखना, भगवान उसी इंसान की मदद करता है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने अहंकार में आकर वो सब कुछ गवाह दिया। आपने सच कहा दादाजी। अचानक से इतने सारे पैसों को देखकर मैं अपना आपा खो बैठा था और अहंकार को अपने ऊपर रखा था। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। सुरेश की बात सुनकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन सुनीता उस पोटली को देखती है तो उसमें खिचड़ी के मसाले होते हैं। वो सुरेश को बताती है और दोनों के आंख में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद सुरेश फिर से होटल खोलता है और गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाता है और बीमार लोगों को भी जादुई खिचड़ी से सबको ठीक कर देता है। दोस्तों, अगर आप भी घर की खिचड़ी खाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपना ध्यान रखिए। ऐसे ही प्यारे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।